अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स लिया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो किस तरीके से बनाया जाता है। आज हमारा जो कंटेंट है उसमें पहली चीज़ है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आज हमने वेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करना है। इन टाइप्स के अंदर स्टूडेंट्स पहली जो चीज़ है वो है इक्वल वेक्टर्स। जिस तरह इक्वल नंबर्स होते हैं उसी तरह इक्वल वेक्टर्स से क्या मुराद है, तो इक्वल वेक्टर्स की जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको आप जरा गौर से देख लें। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज देयर डायरेक्शंस आर सेम। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल हों और उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो भी सेम हों तो आप उन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ये आपके सामने बनाया गया है कि अगर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड मॉड के अंदर लिखा हुआ है, तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मॉड के अंदर जो चीज रिप्रेजेंट होती है वो मैग्नीट्यूड होता है। अगर दो वेक्टर्स ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो तब आप कहेंगे कि दो वेक्टर्स आपस में क्या कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं। ये आपके पास ए वेक्टर और ये आपके पास बी वेक्टर दोनों बनाए गए हैं। अगर आप दोनों की लेंथ को देखें जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों की लेंथ आपस में सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी आपस में सेम है। तो अब आप यहां पर ए और बी वेक्टर को बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन एक दफा दोबारा देख लें। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर सेम। दूसरी जो चीज है हमारे पास, दूसरी टाइप ऑफ वेक्टर है वो है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ देयर डायरेक्शंस आर सेम। दो वेक्टर्स अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। कोई मसला नहीं है कि अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स की सिर्फ डायरेक्शन आपस में सेम हो तो आप उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स ये दो वेक्टर्स हैं, ये जो दो मार्कर्स हैं ये दो वेक्टर्स हैं, ये आप हेड कंसीडर कर लें और ये साइड आप टेल कंसीडर कर लें। इस वेक्टर की ये साइड हेड है और ये साइड टेल है। अगर इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, देखें दोनों का जो हेड है वो अपवर्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम, तो आप बोलेंगे ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। कोई मसला नहीं है, अगर ये ऐसे प्लेस हो तब भी ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, ऐसे प्लेस हो तब भी ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, ऐसे प्लेस हो तब भी ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो आप उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। ये आपके सामने एक एग्जांपल शो की गई है। 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड उनका सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल वेक्टर्स के लिए जो कंडीशन जरूरी है वो उनकी डायरेक्शन है और इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो स्टूडेंट्स ईस्ट है। ये हमने ड्रा किया है। ड्रा करने के लिए हमें पहले स्केलिंग करनी पड़ेगी। हम लेट कर लेते हैं 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो 5 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 5 सेंटीमीटर के। 10 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 10 सेंटीमीटर के। पहले हम बेटा 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। और दूसरा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वेक्टर है किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। अब इन दोनों वेक्टर्स की अगर आप डायरेक्शंस को देखें, दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शंस हैं वो सेम हैं, तो आप इन दोनों वेक्टर्स को बोलेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर्स। तो पहला जो आपने वेक्टर पढ़ा है वो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स की दो कंडीशंस हैं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। पैरेलल वेक्टर की एक ही कंडीशन है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है वो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कहते हैं अपोजिट वेक्टर्स को। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो आपस में एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। वही एग्जांपल हम लेते हैं। ये स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स हैं पैरेलल, चूंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर हम इनकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, एक वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो आप इनको बोलेंगे ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये ऐसे भी एंटी पैरेलल हैं, ऐसे भी एंटी पैरेलल हैं, ऐसे भी एंटी पैरेलल हैं। सिर्फ डायरेक्शंस अगर दो वेक्टर्स की अपोजिट हो तो वो आपस में एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। ये आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है। टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स इफ देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। देख लेते हैं उसकी एग्जांपल।
वही एग्जांपल हमने लिए 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट एंड 10 न्यूटन फोर्स वेस्ट। अगर आप इन दोनों की डायरेक्शंस को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक फोर्स जो है वो ईस्ट की जानिब है और दूसरी फोर्स जो है वो वेस्ट की जानिब है। दोनों की डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है तो ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स की टाइप्स हो गई। पहली आपके पास है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स के लिए 2 कंडीशंस हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो आप उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर्स के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 2 वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। एंटी पैरेलल के लिए भी एक कंडीशन है, वो क्या है कि 2 वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो आपस में अपोजिट हो। तीसरी जो चीज है और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज है यूनिट, ये कहते हैं 1 को। यूनिट लफ्ज किसको बोलते हैं? 1 को बोलते हैं। इस वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 बट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर कहलाता है। आप देखिए जरा इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट बट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दिस वेक्टर स्पेसिफाइज द डायरेक्शन। ये वेक्टर जो है वो हमेशा डायरेक्शन के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये फाइंड कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स हमने पहले लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी कि एक वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड को आप मॉड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो आपके पास हैट के साथ या कैप के साथ शो किया गया है ये कहलाता है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अगर आपने सिर्फ यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड से आप फाइंड कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर के नीचे अगर आप डिवाइड कर दें उसका मैग्नीट्यूड तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट वेक्टर आएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग अ कैप और हैट ऑन दी टॉप। आप एक हैट या एक कैप, ये आपके पास हैट बनी है या इसको कैप भी कह सकते हैं, टॉप पर इसको आप प्लेस कर दें तो ये जो चीज है ये आपके पास क्या कहलाती है? यूनिट वेक्टर कहलाती है। यूजुअली दीज यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड। वैसे यूजुअली हम जो है वो 3-4 तरह के यूनिट वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। अपनी बुक के अंदर टॉपिक्स में भी आप देखेंगे, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर एंड एन यूनिट वेक्टर। ये क्या क्या स्पेसिफाई करते हैं? आई यूनिट वेक्टर स्टूडेंट इस्तेमाल होता है फॉर एक्स एक्सिस। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो आप उसके लिए जो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे वो आई यूनिट वेक्टर होगा। जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के लिए, के कैप जो है वो जी एक्सिस के लिए और एन कैप से मुराद नॉर्मल टू दी प्लेन है। अगर आपने एक्स एक्सिस पर कोई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ आप आई हैट लिखेंगे जो ये स्पेसिफाई कर देगा कि ये जो वेक्टर आपने लिखा है वो किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। अगर आपने वाई एक्सिस पर कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ आप जे कैप लिखेंगे जो स्पेसिफाई करेगा कि वो किस एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। अगर आपने आउटवर्ड या इनवर्ड कोई वेक्टर ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप के का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो कि जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्स और वाई के साथ अगर कोई नॉर्मल या वाई और जेड के साथ कोई नॉर्मल या एक्स और जेड के साथ कोई नॉर्मल वेक्टर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप एन यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है बेटा आपके लिए यूनिट वेक्टर्स के ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उसकी कोई ना कोई खास डायरेक्शन हो, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसके बाद है नल वेक्टर से क्या मुराद? स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज है नल, आप सब जानते होंगे कि नल जो है वो जीरो को कहते हैं। नल किसको कहते हैं? जीरो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नल मींस जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो एंड हैव एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी से मुराद कोई भी इमेजिनरी, कोई भी फर्जी डायरेक्शन। जब उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो कोई भी डायरेक्शन आप ले लें, कोई भी फर्ज कर लें डायरेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नल एंड हैव एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर।
डिनोटेड एज 0 के ऊपर आप हेड डाल दें तो ये आपके पास नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नल वेक्टर स्टूडेंट्स इस्तेमाल होता है, वैसे आपके पास ये आता है एज अ रिजल्टेंट, ये आपके पास आता है। जिस तरीके से अगर आप दो सेम सेट्स को माइनस करते हैं तो आपके पास एक नल सेट आ जाता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता लेकिन आप उसको नल सेट बोलते हैं। इसी तरह अगर एक वेक्टर में से वही वेक्टर माइनस कर लिया जाए तो आंसर आपके पास 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 तो एक स्केलर नंबर है। वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आना चाहिए वो भी एक वेक्टर आना चाहिए, तो फिर जो आंसर आता है उसको आप नल वेक्टर कहते हैं। तो अभी तक आपने 5 टाइप्स पढ़ी हैं। इक्वल वेक्टर्स की 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स की एक ही कंडीशन है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। एंटी पैरेलल वेक्टर्स की एक ही कंडीशन है कि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर्स की डेफिनेशन यह है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, उसको अब यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। 4 तरह के यूनिट वेक्टर्स हम यूजुअली यूज करते हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर एंड एन यूनिट वेक्टर। और लास्ट है नल वेक्टर्स, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नल, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो लेकिन उसकी कोई ना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं, उसको स्टूडेंट्स नल वेक्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स 6th टाइप जो हमारे पास है वेक्टर्स की वो है रिजल्टेंट वेक्टर्स। जिस तरह आप 2 नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास एक और आंसर आता है। जिस तरह 5 - 2 करते हैं आपके पास 3 आंसर आता है। इसी तरह जब 2 वेक्टर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो भी आपके पास कोई आंसर आता है, और वो जो आंसर है वो वेक्टर ही आएगा चूंकि आप 2 वेक्टर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। रिजल्टेंट वेक्टर वो आंसर है जब 2 वेक्टर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आने वाला वेक्टर होता है उसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो है अ वेक्टर हुज इफेक्ट इज इक्वल टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स। वो जो वेक्टर ए और बी थे या कोई भी 2 वेक्टर्स थे जिनको आपने कंबाइन किया तो उनसे मिलकर बनने वाला जो नेक्स्ट वेक्टर होगा उसको आप क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर को यूजुअली आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के इक्वल होगा, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के इक्वल होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर से मुराद क्या है, जब 2 वेक्टर्स को आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया आने वाला वेक्टर है उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ा था उसके अंदर हमने 2 डायमेंशनल प्लेन को, 2 डायमेंशनल एक्स और वाई एक्सिस को कहा था कि ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन के अंदर लाई करने वाले जितने भी वेक्टर्स होंगे जो सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में लाई करेंगे उनको आप कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। 2 वेक्टर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अगर वो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई ही एक्सिस उनको चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये आपके पास दोज वेक्टर्स which lie in the same plane are called coplanar vectors। ये आपके सामने स्टूडेंट्स एक एग्जांपल बनाई गई है, x और y प्लेन लिया गया है। एक वेक्टर a है जो x और y प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, दूसरा वेक्टर b है जो x और y प्लेन के अंदर ही लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। 2 वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हो उनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाता है। अगर कोई ऐसा वेक्टर भी आ जाए जो x और y प्लेन में ना हो बल्कि z प्लेन भी इंक्लूड करना पड़े उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो फिर वो कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं कहलाते। एक ही प्लेन में लाई करने वाले जो वेक्टर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। लेट्स सपोज एक वेक्टर आपके पास है जो कि x एक्सिस पर है, दूसरा वेक्टर वो है जो आपके पास y एक्सिस पर है। ये चूंकि एक ही प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो ये क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा वेक्टर भी आ जाए जो कि z एक्सिस पर हो तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होंगे क्योंकि ये एक प्लेन में लाए नहीं कर रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ज़हन में रखनी है बात कि ऐसे 2 वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाए करते हों, चाहे वो प्लेन एक्स वाई हो, चाहे वो प्लेन वाई जी हो, चाहे वो प्लेन एक्स जी हो, एक ही प्लेन में लाई करने वाले जो वेक्टर्स होंगे, चाहे वो 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो एक वेक्टर की टाइप है वो है कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स किसे कहते हैं?
कॉन्करेंट वेक्टर्स स्टूडेंट्स उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट हो। ये सामने आपके एक डायग्राम बनी हुई है। एक बॉडी के ऊपर चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1, F2, F3 एंड F4। चार फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अगर आप चारों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन देखें तो वो आकर मीट करता है एक कॉमन पॉइंट पर। कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि फिजिकली भी वो वेक्टर्स आपस में कनेक्टेड हों। अब ये जो तीन वेक्टर्स हैं A, B, F1, F2 एंड F3, ये फिजिकली कनेक्टेड हैं, लेकिन F4 फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। डॉटेड एरिया के साथ शो किया गया है, ये देखें डॉटेड लाइंस के साथ शो किया गया है कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये वही कॉमन पॉइंट बन रहा है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट बन रहा हो उनको आप क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं। ये नीचे आपको मैंने मेंशन कर दिया, नो मैटर इफ वेक्टर्स आर फिजिकली कनेक्टेड और नॉट, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन मस्ट पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट। कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि वो वेक्टर्स फिजिकली भी आपस में कनेक्टेड हो, सिर्फ उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो तो आप उनको कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास स्टार्ट हो रही है। जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे वो इतने इनफ हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में काफी आपके काम आएगी और आगे जब आप स्टडी करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज को तो भी आपके बहुत काम आएगी। वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए मैं आपको कोई चीज समझाऊंगा, उसको पहले आप समझ लें तो फिर हम उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एक होती है स्केलर एडिशन। नॉर्मली आप जो दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5 kg शुगर प्लस 2 kg शुगर ऐड किया तो टोटल आपके पास बनेगा 7 kg शुगर। ये सिंपली वही एडिशन है जो हम ऑर्डिनरी एडिशन करते हैं नंबर्स की। या आपके पास 4 मीटर्स डिस्टेंस आपने कवर किया, फिर आप मजीद आगे चले 3 मीटर्स, तो आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो जाएगा? 7 मीटर्स। ये तो है कॉमन ऑर्डिनरी एडिशन जो हम नंबर्स के लिए करते हैं, लेकिन वेक्टर्स की जो एडिशन है वो इस तरह नहीं होती। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपने ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस कवर किया वो था 4 मीटर्स। 4 मीटर्स आपने ईस्ट की तरफ डिस्टेंस कवर किया। फिर आपने वेस्ट की तरफ डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर्स। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल तक जो शॉर्टेस्ट पाथ बनता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो स्टूडेंट्स आपने इनिशियल से फाइनल तक यहां से स्टार्ट किया था, यहां पर आप वापस आ गए, तो इनिशियल से फाइनल तक जो टोटल आपके पास रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बनेगा? 1 मीटर बनेगा। यहां पर 4 और 3 ऐड होकर 7 रिजल्टेंट दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। यहां पर वही 3 और 4 हैं, वो क्या आंसर दे रहे हैं? 1 मीटर दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वेक्टर क्वांटिटीज की बात होती है, वेक्टर्स की बात होती है, तो उनकी एडिशन के लिए आप ये ऑर्डिनरी एडिशन को यूज नहीं कर सकते। वेक्टर्स की एडिशन जो है वो स्पेसिफिक एडिशन होती है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 4 मीटर्स ईस्ट की तरफ डिस्टेंस कवर करते हैं और 3 मीटर्स डिस्टेंस आप कवर करते हैं नॉर्थ की जानिब, तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें जो कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक होता है, यह बनता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। डी से डिनोट कर देते हैं। अब बेटा पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा हुआ है।
आपके पास इसका आंसर आएगा, हम फाइंड कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, which will be 5। आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 5 मीटर्स का। अब ये क्या बात हुई, 4 और 3 का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 5 आ रहा है, यहां पर 4 और 3 का जो रिजल्टेंट था वो 7 था। चूंकि स्टूडेंट्स यहां पर बात हो रही है वेक्टर्स की, वेक्टर्स की जो एडिशन है वो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल पर डिपेंड करती है। पहले आपके पास 4 और 3 का ही आंसर क्या आ रहा था, 1 मीटर। अब आपके पास 4 और 3 का ही आंसर क्या आ रहा है, 5 मीटर। आप एक और एग्जांपल देख लें, अगर आप चलते हैं 4 मीटर्स ईस्ट की जानिब और फिर आप अपनी मोशन को कंटिन्यू रखते हैं 3 मीटर्स ईस्ट की जानिब, और अगर आप रिजल्टेंट ड्रा किया जाए जो कि फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए, तो 4 प्लस 3 आपके पास कितना आएगा, 7 मीटर। अब आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 7 मीटर्स आ रहा है। तो वही दो वेक्टर्स हमने लिए हैं 4 और 3, उसका आंसर 1 भी आ रहा है, उसका आंसर 5 भी आ रहा है, उसका आंसर 7 भी आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब वेक्टर्स की बात हो रही होती है तो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल पर। लेकिन जब स्केलर्स की बात होती है तो स्केलर्स के अंदर आप ऑर्डिनरी उनको आपस में ऐड कर देते हैं। स्केलर्स में 4 और 3 का आंसर हमेशा 7 ही आएगा, लेकिन वेक्टर्स के अंदर 1 से लेकर 7 तक कोई भी आंसर आ सकता है। किस पर डिपेंड कर रहा है, दरमियान में मौजूद एंगल पर। इसीलिए स्टूडेंट्स हम ये बात करते हैं कि वेक्टर्स को जब आपस में ऐड किया जाता है तो उसके लिए वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन यूज होती है। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैंने थर्ड कंडीशन आपको बताई थी, ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो, और तीसरी जो चीज थी वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करे, उसको आप वेक्टर्स बोलते हैं। तो वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है उसको हम स्टडी करने लगे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होती है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स को आपस में ऐड किया जाता है हमेशा हेड टू टेल रूल के साथ। अब हेड टू टेल रूल क्या चीज है, उसको डिफाइन किया गया है, प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रख दें तो ये आपके पास कहलाता है हेड टू टेल रूल। देखें जरा, ये आपके पास स्टूडेंट्स एक वेक्टर है ए, ये आपके पास एक वेक्टर है बी, इनको मैंने करना है आपस में ऐड, और ऐड का जो रूल है वो हमने भी डिफाइन कर लिया, हेड टू टेल रूल होता है। किस तरीके से, ये है स्टूडेंट्स आपके पास वेक्टर ए, ये है इस वेक्टर की टेल, ये है इस वेक्टर का हेड। आप इस ए के हेड पर बी वेक्टर की टेल रख दें, ये आप बी वेक्टर की टेल इसके ऊपर रख दें। ये जो रूल है बेटा इसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमेशा जो हम रूल यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, हेड टू टेल रूल। इनको जरा हेड टू टेल रूल से ऐड करके देखते हैं। ये आपके पास है एक वेक्टर ए, ये वेक्टर का है हेड, इस वेक्टर के हेड पर आप दूसरे वेक्टर की टेल रख दें, ये है दूसरा वेक्टर बी, इसकी आपने क्या रख दी, इसके ऊपर टेल। ये जो रूल है इसको क्या बोलते हैं, हेड टू टेल। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम हमेशा हेड टू टेल रूल यूज करते हैं, और हेड टू टेल रूल क्या है कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल आपने रखनी है। अब हेड टू टेल रूल तो आपने लगा दिया, अब आंसर कैसे आएगा, रिजल्टेंट कैसे ड्रा होगा। तो रिजल्टेंट ड्रा करने के लिए हाउ टू ड्रा रिजल्टेंट, ड्रा अ वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक आप एक वेक्टर ड्रा कर दें, उस वेक्टर को आप क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। ये आपके सामने दो वेक्टर्स बनाए गए हैं, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। ए और बी पर आपने हेड टू टेल रूल अप्लाई कर दिया, अब आपने ड्रा करना है रिजल्टेंट। तो पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक आप एक वेक्टर ड्रा कर दें, इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ये आपके पास एक वेक्टर है बी, ये आपने लगा दिया हेड टू टेल रूल।
पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक आप एक वेक्टर ड्रा कर दें, जिसे क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल हम करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है कि पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखनी है, इसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। जब आपने पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रख दी, अब आपने रिजल्टेंट ड्रा करना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक आप एक वेक्टर ड्रा कर दें, जो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। अब वेक्टर एडिशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो आपके पास कम्यूटेटिव होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, नॉर्मली नंबर्स में तो होता है, जैसे हमने ये एग्जांपल की है, 4 प्लस 3 करें तो 7 आएगा, 3 प्लस 4 करें तो 7 आएगा। क्या वेक्टर्स के अंदर भी ऐसा है कि हम a प्लस बी करें तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो, और b प्लस ए करें तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आपस में इक्वल हो? इसको देख लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b, हमने इनको आपस में ऐड करना है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a प्लस बी। a प्लस बी जब हम फाइंड करेंगे तो b को उठाकर a के हेड पर रखना है, जिसको आप कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल लगा दिया। अब जरा रिजल्टेंट ड्रा करें। फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ये आपके पास बनेगा रिजल्टेंट, a प्लस बी का रिजल्टेंट। अब देखते हैं b प्लस ए को। पहले हमने b वेक्टर बनाया, फिर हमने a वेक्टर बनाया, क्योंकि हमने b प्लस ए करना था, तो पहले हमने b वेक्टर बनाया और उसके हेड पर टेल रख दी, किसकी, a वेक्टर की। अब आपने रिजल्टेंट ड्रा करना है। मैंने आपको बताया है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर आपने रिजल्टेंट ड्रा करना होता है। आपके पास b प्लस ए का रिजल्टेंट भी आ गया, a प्लस बी का रिजल्टेंट भी आ गया। अब इनको आपस में हम करते हैं कंपेयर कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं। तो वही पहला जो टाइप मैंने वेक्टर की बताई थी वो काम आएगी। इक्वल वेक्टर्स निकालने के लिए क्या जरूरी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। देखते हैं, हम इन वेक्टर्स को यहां से जरा रब करते हैं ताकि हम इजीली सिर्फ रिजल्टेंट को कंपेयर कर सकें। ये हमने इन वेक्टर्स को यहां से रब कर दिया। ये आपके पास स्टूडेंट्स दो रिजल्टेंट आ गए, ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट। देखें गौर से, दोनों की लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट आपस में इक्वल हैं। a प्लस बी और b प्लस ए आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर जो है वो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अब आपने प्रैक्टिस ये करनी है। मैंने आपके सामने 4 वेक्टर्स ड्रा किए हैं, a, b, c एंड d। आपने स्टूडेंट्स इन 3 ऑर्डर्स के रिजल्टेंट निकालने हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का रिजल्टेंट निकालें, a प्लस बी प्लस डी प्लस सी का रिजल्टेंट निकालें, a प्लस डी प्लस सी प्लस बी का रिजल्टेंट निकालें और कंपेयर करें क्या ये तीनों रिजल्टेंट्स आपस में इक्वल आते हैं। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को होल्ड करते हैं। अब स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।